फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 11 गद्य खंड। पाठ है यहाँ पे 12 गांव के बच्चों की शिक्षा, जिनके लेखक हैं कृष्ण कुमार। तो इसमें हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो हर बार की तरह यहाँ पे देखिए गद्य खंड है पाठ 12, और ये आपका गद्य खंड का सबसे लास्ट चैप्टर है। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखें। गांव के बच्चों की शिक्षा, लेखक कृष्ण कुमार। तो सबसे पहले परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव के बदले यही है। कृष्ण कुमार का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1951 ईस्वी को। अगला है कृष्ण कुमार का जन्म स्थान कहाँ है? तो यहाँ पे हो जाएगा टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में। कृष्ण कुमार के शिक्षा के विषय में बताएं। तो सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश एवं टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा में शिक्षा ग्रहण किए। आगे है कृष्ण कुमार की वृत्ति यानी पेशा क्या है? तो उत्तर हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में प्रोफेसर रहे। कृष्ण कुमार को कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं? तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, भारत और पाकिस्तान की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत आज़ादी के संघर्ष में इतिहास का अध्ययन के लिए जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप, गद्य लेखन के लिए शरद जोशी सम्मान। ओके, यहाँ पे छूट गया था, उसके बाद यहाँ पे हम लिख दिए हैं। आगे है कृष्ण कुमार के प्रवास के विषय में बताएं। तो उत्तर हो जाएगा सन 1975 से 1981 तक विदेश प्रवास। आगे है यहाँ पे कृष्ण कुमार जी की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा इतना पूरा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो नीली आँखों वाले बगुले, त्रिकाल दर्शन, कहानी संग्रह जो कि कहानी संग्रह है। अब्दुल मजीद का छुड़ा, ये यात्रा वृत्त है। ठीक है। आज नहीं पढ़ूंगा, ये है बाल कथा संग्रह से। विचार का डर, स्कूल की हिंदी, ये निबंध संग्रह है। राज, समाज और शिक्षा, शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व, बच्चे की भाषा और अध्यापक, शिक्षा और ज्ञान, गुलामी की शिक्षा और राष्ट्रवाद, शिक्षा दर्शन। महके सारी गली, बाल कविताओं का संकलन, संपादन निरंकार, देव सेवक के साथ, वाट इज वर्थ, यहाँ पे है आप लोग देख सकते हैं। टीचिंग, सोशल कैरेक्टर ऑफ लर्निंग, पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन, लर्निंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, प्रेजुडिस एंड प्राइज, अंग्रेजी की पुस्तकें। ये सब जो है अंग्रेजी की पुस्तकें हैं। आगे की बात कर ले हम लोग, तो कृष्ण कुमार के संप्रति के विषय में बताएं। तो उत्तर हो जाएगा निदेशक, NCERT नई दिल्ली। जो आप लोग NCERT बुक पढ़ते हैं, ठीक है, उसके ये क्या हैं? तो निर्देशक हैं, कहने का मतलब डायरेक्टर। ओके, तो हम लोग को इंटर में या मैट्रिक में NCERT बुक से ही पढ़ाई करना चाहिए, अदर बुक से नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में NCERT बुक से ही सभी क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम एक नोट देखते हैं। यहाँ पे नोट है, यहाँ प्रस्तुत पाठ कृष्ण कुमार के 5 व्याख्यानों के संग्रह शिक्षा और ज्ञान से लिया गया है। यह व्याख्यान अप्रैल 1997 में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज दिल्ली की ओर से आयोजित
महिला पंचों के अखिल भारतीय सम्मेलन में दिया गया था। अब आइए हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। पाठ के साथ प्रश्न संख्या हमारा पहला है, कमारा ले का देश किस देश का उपनिवेश था? अपनी आत्मकथा के अंतिम अध्याय में उन्होंने किस प्रसंग का चित्रण किया है? संक्षेप में लिखें। तो उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। कमारा ले का देश पश्चिमी अफ्रीका फ्रांस का उपनिवेश था। ठीक है। कमारा ले ने अपनी आत्मकथा के अंतिम अध्याय में उस घटना का विवरण प्रस्तुत किया है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात एक प्रतियोगिता के लिए उनका चयन हुआ। सौभाग्यवश मेधावी छात्र कमारा उक्त प्रतियोगिता में सफल हुए। उत्तीर्ण होने पर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए फ्रांस भेजने का प्रस्ताव हुआ। उन्हें तत्कालीन सरकार द्वारा फ्रांस भेजने एवं अध्ययन शिक्षण की व्यवस्था की गई। उस समय एक गुलाम देश में विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करना एक विशिष्ट उपलब्धि तथा आश्चर्यजनक बात थी। कमारा को अपने माता पिता, रिश्तेदारों तथा घर के तमाम लोगों से मिलकर विदा लेने के लिए अपने गांव आना पड़ा। आगे है यहाँ पे, गांव के सभी लोग अत्यंत गदगद थे। कमारा को उसके चाचा चाचियों, मामा मामियों तथा अन्य संबंधियों ने सहर्ष विदाई दी, किंतु खटकने वाली एक बात यह थी कि उसकी माँ वहाँ पर दिखाई नहीं दी। चिंतित कमारा माँ से आशीर्वाद लेने की आशा पाले अपनी झोपड़ी में गए। माँ वहाँ पर सिसकियाँ भर रही थी। ये देखिए, माँ जो है सिसकियाँ भर रही थी। माँ को रोते देख कमारा उदास हो गए। उन्होंने माँ से इसका कारण पूछा। अनेक प्रयासों के पश्चात माँ ने कहा कि जिस दिन कमारा का प्राथमिक पाठशाला में नामांकन हुआ था, उसी दिन उसी माँ ने समझ लिया था कि वह कमारा उस गांव में नहीं टिक पाएगा। जब कमारा की पढ़ाई हुई थी, उसी समय उसकी माँ समझ गई थी कि अब कमारा ये गांव में नहीं टिक पाएगा। मैंने पिता एवं चाचा को कमारा की पढ़ाई कराने के लिए मना किया था, किंतु वे लोग नहीं माने। उन लोगों ने उसको, उसकी माँ को धोखा दिया। अब पढ़ने के लिए विदेश जाने के बाद कमारा देश में भी नहीं रहेगा। ओके। उसकी माँ ने यह भी कहा कि वह कमारा तो उससे बहुत पहले ही शिक्षा प्राप्त करने के साथ विदाई ले चुका है। केवल उसी से नहीं, पूरे गांव से उसे छीन लिया गया है। इन पंक्तियों में एक माँ की अंतर्वेदना स्पष्ट परिलक्षित होती है। उसकी माँ को, कमारा की माँ को लगता है कि मेरे बेटा को मुझसे छीना जा रहा है, उनको स्टैंडर्ड शिक्षा दिया जा रहा है, उनको विदेश भेजा जा रहा है और हमें मेरे बेटे से अलग किया जा रहा है। आप सभी बहुत अच्छे नहीं हैं, आप सभी बहुत बुरे हैं, मेरे बेटे को हमसे अलग कर दिए हैं। ये उनकी माँ का अंतर्वेदना परिलक्षित होता है। ओके। सेकंड है यहाँ पे, कमारा ले की आत्मकथा किसे समर्पित है? तो उत्तर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। कमारा ले ने अपनी आत्मकथा अपने देश की इन असंख्य अशिक्षित माताओं को समर्पित किया है जो अफ्रीका के खेतों में काम करती है। विदेश में विद्या अध्ययन के लिए जाते समय अपनी माँ से विदाई लेते समय उसके द्वारा प्रकट किए गए उद्गार से कमारा अत्यंत प्रभावित हुआ। माँ के अंतःवेदना तथा नैराश्य की भावना ने इसकी संवेदना को झकझोर कर रख दिया, जिसकी परिणति उसकी आत्मकथा के समर्पण में स्पष्ट प्रतिबिंबित होती है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 है, कमारा ले की माँ उन्हें क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी? तो उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग। कमारा ले की माँ
को आशंका था कि यदि वह शिक्षा ग्रहण करने जाएगा तो कालांतर में यानी कि भविष्य में गांव छोड़कर अन्यत्र चला जाएगा, मतलब कहीं और चला जाएगा। गांव छोड़ना उसकी परिस्थितिजन्य व्यवस्था होगी। जब वह अपना देश छोड़कर उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु फ्रांस जाने लगा तो उसकी माँ को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब वह अपने देश अफ्रीका में नहीं रह पाएगा, विदेश चला जाएगा। माँ की ममता उसे ऐसा सोचने पर विवश कर रही थी। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बना सकते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 आ गया है। शिक्षा अपने आप में कोई गुणकारी दवाई नहीं है जिसके सेवन से समाज एकदम रोगमुक्त हो जाएगा, या वह कोई एक उपहार हो जो सरकार हमें देने वाली हो या पिछले 50 साल से देती चली आ रही हो। आखिरकार शिक्षा क्या है? लेखक के इस कथन का अभिप्राय क्या है? स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। एक सेकेंड। लेखक कृष्ण कुमार के मतानुसार हम लोग शिक्षा और साक्षरता के विषय में गलत एवं त्रुटिपूर्ण धारणा से ग्रसित हैं। हम समझते हैं कि शिक्षा का कोई सामाजिक चरित्र नहीं है। हम लोगों की यह मानसिकता है कि शिक्षा स्वयं ऐसी गुणकारी दवाई है जिसके सेवन से समाज एकदम रोगमुक्त हो जाएगा। हम यह भी मान बैठे हैं कि यह एक उपहार है जो सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे है यहाँ पे, अथवा पिछले 50 साल से सरकार द्वारा हमें प्राप्त होता रहा है। कृष्ण कुमार ने व्यंग्यात्मक शैली में इसे रेखांकित किया है। लेखक हमारी इस भावना से सहमत नहीं है। उसके अनुसार पिछले 50 सालों से सरकार ऐसे आश्वासन देती आ रही है, इसके बावजूद अभी तक शिक्षा प्रत्येक बच्चे तक नहीं पहुंची है। लेखक के अनुसार वर्तमान समय में शिक्षा का नितांत प्रतिकूल सामाजिक चरित्र उभरकर सामने आया है। शिक्षा बच्चों को समाज के सबसे व्यापक सरकारी से काटने वाला एक प्रमुख अस्त्र बनकर उभरी है। प्राथमिक पाठशाला में प्रवेश करने वाले दिनों से ही इस प्रक्रिया का सूत्रपात हो जाता है। अतः लेखक कृष्ण कुमार का विचार है कि प्राथमिक शिक्षा के दायरा का विस्तार लड़कियों तथा समाज के उत्पीड़ित तबकों तक किया जाए। साथ ही बच्चों को शिक्षा के माध्यम से रखना है। उन्हें इस दिशा में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षा सार्थक होना चाहिए। इस दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। लेखक के अनुसार शिक्षा बच्चों को समाज के सबसे व्यापक सरोकारों से काटने वाला एक प्रमुख अस्त्र बन गई है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? क्या आप इससे सहमत हैं? आप अपना विचार दें। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, लेखक कृष्ण कुमार की धारणा है कि बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा एक वर्तमान स्वरूप बच्चों को समाज के सबसे व्यापक सरोकारों में काटने वाला एक प्रमुख अस्त्र बनकर उभरा है। कि विद्वान लेखक ऐसा अनुभव करते हैं कि बच्चे समझते हैं कि शिक्षा का कोई सामाजिक महत्व नहीं है। ठीक है, बच्चे ये समझते हैं कि शिक्षा का कोई सामाजिक महत्व नहीं है, बल्कि वास्तविकता यह भी है कि बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा परोसी जा रही है जिसके द्वारा शिक्षा का सामाजिक चरित्र अछूता रह जाता है, उपेक्षित रहता है। अपने सामाजिक दायित्व का बोध बच्चों को नहीं हो पाता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति को देखकर लेखक की ऐसी प्रतिक्रिया है। लेखक इस स्थिति से क्षुब्ध दिख पड़ते हैं। वह यह देखने आ रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों से
शिक्षा की ऐसी ही दयनीय स्थिति चली आ रही है। निश्चित रूप से लेखक महोदय के विचार पूर्ण रूपेण तथ्य पर आधारित है। निस्संदेह वर्तमान शिक्षा पद्धति इसी प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण दौर से गुजर रही है। बच्चे अपने सामाजिक दायित्वों को नहीं समझते, वे शिक्षा के सामाजिक चरित्र की उपेक्षा करते हैं। इसकी दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकों के ज्ञान तक ही सीमित है। आगे है यहाँ पे, अतः लेखक का कथन सर्वथा उपयुक्त एवं सार्थक है। अब आप लोग देख सकते हैं, हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर आ चुके हैं। आर्थिक उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या दुष्परिणाम हुए हैं? तो उत्तर हो जाएगा, आर्थिक उदारीकरण को आमतौर पर आर्थिक सुधार के रूप में जाना जाता है। इसे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के उन्नयन हेतु एक सुदृढ़ औजार के तौर पर समझा जाने लगा है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजीवाद देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की अवधारणा का भ्रामक विचार सरकार के मानस पटल पर पल्लवित हो रहा है। आगे है यहाँ पे, किंतु वास्तविकता यह है कि यह उदारीकरण राष्ट्र को जर्जर बना रहा है। इस प्रक्रिया द्वारा जमीन, जंगल, पानी, खनिजों तथा अन्य मानव संसाधनों का दोहन हो रहा है। आम आदमी से छीनकर इन्हें कुछ पूंजीपति घरानों तथा विदेशी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। देश के कोने कोने से आम आदमी अपनी जीवन से विस्थापित हो रहे हैं। अपने बच्चों से दूर जाकर अन्यत्र रोजी रोटी कमाने के लिए विवश हैं। अभागे लोग इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं कि आर्थिक उदारीकरण देश को किस ओर ले जा रहे हैं। इस स्थिति द्वारा इससे उदारीकरण से उपजे दुष्परिणाम का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 आता है। लेखक ने प्रस्तुत पाठ में देश की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर आक्षेप किए हैं। उनके विचार से देश की राजनीतिक व्यवस्था में कौन सी समस्याएं प्रवेश कर चुकी है? उत्तर हो जाएगा, लेखक कृष्ण कुमार देश की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था से क्षुब्ध है। सर्वत्र हिंसा एवं अपराध का बोलबाला हो गया। यूँ कहा जाए कि अपराध का राजनीतिकरण तथा राजनीति का अपराधीकरण हो गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो कोई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्तमान में अपराध राजनीति का हिस्सा बन चुका है। हम इसकी गहराई में जितना जाएंगे, हमें क्रमशः इसके विस्तार की जानकारी प्राप्त होगी। हिंसा एवं अपराध राजनीति का धार्मिक अंग हो गया है, जो राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में अबाध गति से प्रवाहित हो रहा है। राजनीति में ही नहीं, सामाजिक संबंधों तक भी इसने अपने पांव पसार लिए हैं। इस हिंसा का शिकार महिलाएं, कामगर, आदिवासी, छोटे किसान तथा मजदूर, यह सभी समान रूप से हो रहे हैं। हिंसा एवं अपराध का यह भयंकर तांडव पूंजी के शासन तथा एकदम भ्रष्ट एवं प्रासंगिक हो गई। राजनीति के साथ साथ राजनीति की मुख्य धारा में भी प्रविष्ट हो गया है। लेखक ने इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से असंतुष्ट अपनी वेदना प्रकट की है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 आ चुका है। पंचायती राज में एक तरफ चिंगारी और रोशनी झांकती है, वहीं ढेरों आशंकाओं का अंधेरा भी दिखाई देता है। यहाँ किन रोशनी और आशंकाओं की ओर संकेत है? उत्तर हो जाएगा, गांव के बच्चों की शिक्षा। शीर्षक कहानी के लेखक कृष्ण कुमार के अनुसार देश के सर्वांगीण विकास के लिए
पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना एक सार्थक कदम है। लेखक पंचायती राज व्यवस्था को राष्ट्र के उत्थान का एक सशक्त माध्यम मानता है। उसे इस व्यवस्था में आशा की एक किरण दिख पड़ती है। राष्ट्र एवं समाज में परिवर्तन की एक छोटी किंतु ऊर्जावान चिंगारी दृष्टिगोचर हो रही है, किंतु वह पूर्ण आश्वस्त नहीं है। वह यह देखकर निराश है कि पंचायती राज व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, वरन केवल औपचारिकता मात्र है। आगे है यहाँ पे, उन्हें समुचित प्रशासनिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। अनेक प्रदेशों में पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं। ग्राम सभाएं केवल नाम मात्र की उपस्थिति किसी भी मुद्दे पर चर्चा भर कर सकती है, फैसले नहीं ले सकती। पंचायतों के महत्वपूर्ण अधिकारों से वंचित रहने के कारण पीड़ित, शोषित एवं बुनियादी सुविधाओं से रहित जनता की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। महिलाओं की स्थिति भी वैसी ही दयनीय है। लेखक पंचायती राज व्यवस्था को राष्ट्र एवं समाज के सर्वांगपूर्ण विकास की सशक्त कड़ी मानता है। साथ ही लेखक को यह देखकर निराशा होती है कि पंचायतों का चुनाव एवं गठन होने के बावजूद व्यवहारिक रूप से उसे नामात्र के अधिकार दिए गए हैं। स्थानीय स्तर पर मची खलबली एवं अराजकता को नियंत्रित करने की स्थिति में हमारी पंचायतें नहीं हैं। यह कैसी विडंबना है। लेखक यह देखकर हतप्रभ है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 आता है। प्राथमिक शिक्षा को अधिक कारगर बनाने के लिए लेखक ने कौन से दो क्षेत्र सुझाए हैं? तो उत्तर हो जाएगा, लेखक कृष्ण कुमार के कथानुसार कुछ प्रदेशों में शिक्षकों को 500 रुपये वेतन पर नियुक्त किया जा रहा है। अल्प वेतन भोगी शिक्षक कभी भी सही ढंग से अध्यापन कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आगे की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा को कारगर बनाने के लिए शिक्षकों के प्रति उपेक्षा भाव का परित्याग करना होगा। उन्हें समुचित वेतनमान दिया जाना चाहिए। साथ ही उनके प्रशिक्षण की यथेष्ट योजना कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। पाठशालाओं में ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा ताकि बच्चे स्कूल जोन के लिए प्रोत्साहित हो। उनके लिए कुछ आकर्षक कार्यक्रम तैयार करना श्रेयस्कर है। विद्यालयों को पर्याप्त वित्तीय सहायता भी इस दिशा में महत्वपूर्ण है। शिक्षा में सुधार एवं उन्नयन के लिए बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ, सेमिनार आदि आयोजित करना, शिक्षाविदों की कमेटी गठित कर कंसल्टेंसी फीस का भारी भरकम भुगतान इस दिशा में एक अनुपयुक्त प्रयास है। इसके प्राथमिक शिक्षा पर खर्च की जाने वाली राशि का अधिक हिस्सा उन्हीं अनावश्यक मदों में व्यय हो जाता है। प्राथमिक शालाओं के विकास तथा शिक्षकों के बेहतर वेतन में उस कोष का निवेश होना चाहिए। इस प्रकार लेखक ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए उपयुक्त कई उपाय बताए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10 की ओर। नौकरशाही ने प्राथमिक शिक्षा को किस प्रकार नुकसान पहुंचाया है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, शिक्षा पर नौकरशाही के प्रभुत्व के प्राथमिक शिक्षा को पर्याप्त नुकसान पहुंचाया है। नौकरशाही इसके विकास के सामने एक दीवार बनकर खड़ी है। वह प्रायः हर अच्छे कार्यक्रम का विरोध करती है। इस दिशा में गहराई तक जाने पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है।
पंचायतें इसकी मुख्य गवाह है। बड़ी बड़ी कमेटियों और कमीशनों द्वारा सुझाए गए शैक्षिक सुधार नौकरशाही द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। अच्छे से अच्छे सुझाव और संभावनाएं कुचल दी जाती है। इसके मूल में अफसरों की मानसिकता, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मान लिखा हुआ है और यहाँ पे सीखता है, ऐसे करके अपने प्रभुत्व को बनाए रखने की होती है। वह अपनी ताकत कम होते देखना नहीं चाहता। विडंबना यह है कि शिक्षा की विफलताओं का सारा दोष प्राथमिक शाला के निरीह शिक्षकों पर थोप दिया जाता है, जबकि वे हमारे साथी हैं, शत्रु नहीं। इससे यह निर्विवाद स्पष्ट हो जाता है कि नौकरशाही प्राथमिक शिक्षा को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 11 है। प्राथमिक शिक्षा की असफलता का दोष किन्हें दिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा की असफलता का दोषारोपण प्राथमिक शाला के शिक्षकों पर किया जाता है। पिछले कई पीढ़ियों से इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है, परंतु अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 12 है। मेरे हिसाब से ये लास्ट लगता है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी धन के आगमन की अंतिम परिणति महिलाओं पर हिंसा के रूप में होनी है। कैसे? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देश में आज प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी धन के आगमन से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई है, जिसकी अंतिम परिणति महिलाओं पर हिंसा के रूप में प्रकट हुई है। आर्थिक उदारीकरण की व्यवस्थाओं के फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में विदेशी धन आ रहा है। विधायक, मंत्री और अफसर दिन रात इसके बंदरबाट में लगे हैं तथा इसकी 70% से अधिक की राशि उनके पेट में चली जाती है। स्पष्ट है कि यह पैसा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है। यह निर्विवाद तथ्य है कि भ्रष्टाचार हिंसा की जननी है, हिंसा का प्रणेता है और जहां हिंसा होगी उसकी तो हम लोग यहाँ थे। जहाँ हिंसा होगी उसकी शिकार विशेषकर महिलाएं होगी। ठीक है। अतः यह पूर्णतया सत्य है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी धन की अंतिम परिणति नारी उत्पीड़न है, जो हिंसा का रूप भी अक्सर धारण कर लेता है। आगे यहाँ पे प्रश्न संख्या 13। लेखक के प्राथमिक शाला के शिक्षकों से संबंधित विचार संक्षेप में लिखें। उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा को अधिक बनाने की दिशा में लेखक कृष्ण कुमार ने सारगर्भित सुझाव व्यक्त किए हैं। लेखक के मतानुसार प्राथमिक शिक्षा कोई अजूबा या दूर की कौड़ी नहीं है, बल्कि उसी संदर्भ में जन्म लेती है जो हमारे इर्द गिर्द रचा जा रहा है। प्राथमिक शाला के शिक्षकों के साथ चलकर शिक्षा की समस्याओं तथा उसकी लाचारी को समझा जा सकता है। शिक्षकों की व्यक्तिगत व्यवस्थाओं का समाधान आवश्यक है। अल्प वेतन भोगी प्राथमिक शिक्षक निष्ठापूर्वक अध्यापन कार्य नहीं कर सकते। उनकी लाचारी, मजबूरी एवं विपन्नता का समाधान आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उनको स्वाभिमान एवं स्वतंत्र रूप में निर्णय लेने का अधिकार देना होगा। इस प्रकार लेखक ने वर्तमान में प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों की दुराव्यवस्था एवं निराकरण का सुझाव प्रस्तुत किया है। पता नहीं कितने क्वेश्चन है, हमें लगा कि अब एंड हो जाएगा, लेकिन अभी और क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 है। साधना बहन के हरित क्रांति के संबंध में क्या विचार है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे साधना बहन के हरित क्रांति के नाम पर
खेती में परिवर्तन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उसने अपने एक लेख में हरित क्रांति द्वारा प्रोत्साहित सोयाबीन की खेती के दुष्प्रभावों पर टिप्पणी की है। 60 के दशक में शुरू हुई सोयाबीन की खेती के कारण गांवों में आर्थिक विषमताएं बढ़ी है। एक ओर जहां अमीर और अमीर होते चले गए, वहीं गरीब दिन व दिन आर्थिक विपन्नता के बोझा के नीचे दबते चले गए हैं। नकदी फसलों का प्रलोभन। नकदी फसल किसे कहते हैं? जिसे खेत से तुरंत लाके बेचा जाता है और कुछ आमदनी तुरंत प्राप्त किया जाता है, उसे नकदी फसल कहते हैं। तो नकदी फसलों का प्रलोभन देकर उन फसलों को प्रोत्साहित किया गया जो हमारी जलवायु और यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ की ज़मीन की उर्वरा शक्ति का नाश हुआ है। मतलब पर्यावरण सुरक्षा और प्रकृति संरक्षण सहित समाज के समता के मूल्यों को स्थापित करके ही हम आगे बढ़ सकेंगे, अन्यथा विनाश हम सबको बर्बाद कर देगी। अतः हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 15 है। यदि हम पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और समाज में समता के मूल्यों को स्थापित करने की बात नहीं करेंगे तो शिक्षा इस विनाश को और भी तेजी से फैलाएगी। लेखक के इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट करें। आखिरकार शिक्षा इस विनाश को कैसे तेजी से फैलाएगी? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गांव के बच्चों की शिक्षा के लेखक कृष्ण कुमार का यह कटु अनुभव है कि हम केवल बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, किंतु राष्ट्र के विकास के प्रमुख कार्य यथा पर्यावरण की सुरक्षा, प्रकृति संरक्षण तथा समाज में समता के मूल्यों की स्थापना के प्रति सचेष्ट नहीं हैं। हम इनकी नितांत उपेक्षा कर रहे हैं। वर्तमान शिक्षा इसमें सार्थक योगदान नहीं कर रही है। इसकी परिणति व्यापक विनाश को आमंत्रित करेगी। वास्तविकता यह है कि उच्च स्तर पर मंत्रियों की चाटुकारिता तथा विभागीय अफसरों द्वारा खुशामद में तलवे चाटने की प्रवृत्ति इन बुराइयों का मूल कारण है। आगे है यहाँ पे, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप शिक्षा दर्शन ही समाप्त हो जाता है। समुचित मार्गदर्शन के अभाव में हम लक्ष्य से भटक गए हैं। शिक्षक वर्तमान दयनीय स्थिति तथा वर्तमान शिक्षा प्रणाली से अत्यंत क्षुब्ध तथा हतोत्साहित है। इसकी आंतरिक इच्छा है कि वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन लाए बिना हम समाज में समता एवं विकास के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अब देखिए, प्रश्न संख्या 16 है। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा क्या थी? तो उत्तर हो जाएगा, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा शिक्षा को ग्रामीण जीवन तथा गांव के पारंपरिक उद्योगों से जोड़ना था। गांधी जी आज की शिक्षा, विशेष तौर से प्राथमिक शिक्षा में नवजीवन का संचार करना चाहते थे। वस्तुतः वे ऐसा करने में पूर्ण सक्षम थे। बुनियादी तालीम की गांधी जी की कल्पना उनके ग्राम स्वराज्य के सपनों की आधारशिला थी। इसके माध्यम से ग्रामों की स्वायत्तता तथा ग्रामीणों को सम्मानपूर्वक जीने का हौसला देना उनका लक्ष्य था। इस प्रक्रिया में बुनियादी तालीम की उनकी रूपरेखा आज भी प्रेरणादायक है तथा इस संदर्भ में कार्य करने को दिशा दे सकने में समर्थ है। शिक्षा के सामाजिक चरित्र पर सीधे प्रहार बिना शिक्षा और विनाशकारी विकास के बंधन को हम तोड़ नहीं सकते। अब लास्ट है, ये लास्ट है फ्रेंड्स, वो लास्ट नहीं था। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा उपयुक्त तथ्यों को रेखांकित करती है। इसके द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं
आज की शिक्षा ग्रामीण समाज की पुनर्रचना करने में पूर्णतः अक्षम है। हमें बुनियादी शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाना होगा जहां गांवों को स्वायत्तता, ग्रामीणों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार तथा गांवों के पारंपरिक उद्योगों को संरक्षण प्राप्त हो सके। ओके, अब वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरे प्रश्न की संख्या यहाँ पे 16 थी। आई होप आप लोगों का सभी अच्छा से बन जाएगा। अब क्लास 11th काव्य खंड, गद्य खंड, साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य के साथ साथ आपको NCERT बुक के प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे, आप लोग वहां से विजिट करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।